बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी पॉइंटिंग वेक्टर। सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया के बारे में बताता है और पॉइंटिंग वेक्टर को हम एस कैप से ज़ाहिर करते हैं। एस कैप यहाँ पर क्या है कि पॉइंटिंग वेक्टर है एक, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है कि ये हमें बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और कितनी पावर जो है पर एरिया के हिसाब से वो डिलीवर कर रही है। एक इसकी ये डेफिनेशन है और साथ में इसका जो यूनिट है वो है वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है ये बताएगा पावर पर यूनिट एरिया को, लेकिन इसका जो यूनिट लिया जाएगा वो वाट पर मीटर स्क्वायर है और इसका यूनिट बेसिकली इंटेंसिटी के बराबर है। अब देखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो कुछ इस अंदाज से की जाती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, यहां पर हमने कोई एरिया हेल्ड किया, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गुजरती हैं, उस दौरान जो हमें यहाँ पर डायरेक्शन मिलती है या जो एनर्जी मिलती है एरिया से और विद रिस्पेक्ट टू टाइम से, उसे हम नाम देते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का। इसकी सिग्निफिकेंस डायरेक्शन बताती है और ये पावर डिलीवर जो है उसके बारे में मालूमात देती है। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका एक तो फॉर्मूला है पावर पर यूनिट एरिया, दूसरा इसका फॉर्मूला है E क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये इसका जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब B ओवर म्यू नॉट को अगर देखा जाए ना तो B ओवर म्यू नॉट जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H से ज़ाहिर की जाती है, इस वजह से E क्रॉस H जो है ये भी पॉइंटिंग वेक्टर की ही एक नोटेशन है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक जो हमने वेव फंक्शन सीखा वो है जी, अगर वेव x की तरफ जा रही है तो ax, एम्पलीट्यूड ई नॉट, कोज के जी माइनस ओमेगा टी प्लस साई, और साई फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये के जी ये मेंशन कर रहा है कि वेव जी की अलोंग जा रही है। ए एक्स मेंशन कर रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अब हम इसी तरह से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ जाएगी और ये हमारे पास सी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जिस तरफ वेव जा रही है उस यूनिट वेक्टर को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन वाले के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जी और एक्स को लेके हमारे पास वाई आ जाता है जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो इस तरह से ये आ जाता है। अब हमने बेसिकली ये दोनों वैल्यू जो हैं जो हमने लेट की है, ये दोनों वैल्यू ये पॉइंटिंग वेक्टर का जो बेसिक फार्मूला है इसमें पुट करनी है। तो ये दोनों वैल्यू अब जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ई नॉट स्क्वायर आ गया, ये कोज और ये कोज मल्टीप्लाई होके कोज स्क्वायर आ गया, और साथ में ये इसका फंक्शन एज इट इज़ हो गया। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए एक्स और ए वाई का। तो एक्स और वाई जब क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, हमारे पास जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए जी आ जाएगा। यानी जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो मेंशन करेगा कि वेव हमारी किस डायरेक्शन को जा रही है। तो यहाँ पर देखें हमने लेट भी यही किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जी की अलोंग जा रही है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेसिकली किस तरफ जा रही है, जी के अलोंग ही जा रही है। तो ये रिजल्ट हमें बता रहा है। तो यानी पॉइंटिंग वेक्टर हमें किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में। और नीचे जो है यहाँ पर म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट एज इट इज़ आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पर सी डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से म्यू नॉट सी ये बन जाएगा। अब ये हमने सिंपल डेफिनेशन के साथ पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसको समझा। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, जनरल कर देता हूँ। जनरल करने के लिए हम क्या करते हैं, ए जी की जगह एन यूनिट वेक्टर, ई नॉट एज इट इज़, कोस एज इट इज़, के जी की जगह हम क्या लिख देंगे, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस साई, और ये म्यू नॉट सी एज इट इज़। अब यहाँ पर के डॉट आर
असल में यहाँ पे के डॉट आर ने इस्तेमाल नहीं होना, इस्तेमाल यहाँ पर जो हमने करना होता है वो इस वेक्टर की नोटेशन फॉर्म में करना होता है कि हमारे पास एक वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ओमेगा सी के, और ये के यूनिट वेक्टर। तो ये यहाँ पर रिजल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ के का हम आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और साथ में ओमेगा सी की वैल्यू हम ऐसे ही पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर आ गया इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसको लिख लिया। अब हम जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या है जी, म्यू नॉट और सी। अब म्यू नॉट और सी को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम जानते हैं सी हमारे पास किसके बराबर है, सी है हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 1 के साथ। तो ये सी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सी की जगह पे। यहाँ पर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें ये म्यू नॉट और ये अंडर रूट म्यू नॉट, तो म्यू नॉट अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन के आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर ई नॉट का स्केयर और ये कोस स्केयर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस साई डिवाइडेड बाय में आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अंडर रूट और ये 1 अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, रेशो बाय रेशो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये नीचे वाला जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, सारे का अंडर रूट लगा दिया और ये एन यूनिट वेक्टर एज इट इज़, ई नॉट का स्केयर कोस स्केयर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, यानी बाकी हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर आ गया जनरलाइज्ड फॉर्म में, और जिसमें हमारे पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है ये बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और म्यू नॉट जो है ये बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी स्पेस कितनी इजाज़त देती है इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की और स्पेस कितनी इजाज़त देती है मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने की, ये उनकी वैल्यू को मेंशन करने के लिए होता है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको सी की फॉर्म में ही दोबारा लिखें, तो सी की फॉर्म में दोबारा लिखने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम ये लिख लेते हैं दोबारा से फॉर्मूला ये वाला। अब यही फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सी स्केयर किसके बराबर है, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आ गई सी स्केयर 1 सी स्केयर एप्सिलॉन नॉट। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू जो हम यहाँ पे फॉर्मूला ये ड्राइव कर चुके हैं इसके अंदर म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दें। तो जब हम वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करेंगे तो ये सी का स्केयर म्यू नॉट सी स्केयर से कट गया तो 1 सी एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये ओवर बाई ओवर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सी एप्सिलॉन नॉट जो है इस जगह पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्केयर कोस स्केयर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस साई। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जिसको हमने पॉइंटिंग वेक्टर का नाम दिया, और ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये है सी की फॉर्म में और परमिटिविटी की फॉर्म में। अगर हम सी की फॉर्म में और परमिएबिलिटी की फॉर्म में रिजल्ट चाहते हैं तो वो हमारे पास ये रिजल्ट है कि म्यू नॉट सी आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूले जो है आपसे किसी भी सेंस में पूछे जा सकते हैं, वो परमिएबिलिटी में भी पूछ सकते हैं, वो परमिटिविटी में भी पूछ सकते हैं। तो परमिएबिलिटी में ये फार्मूला बनेगा और परमिटिविटी में हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है उसको समझना है। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है ये बेसिकली रेशो का नाम है कि हमारे पास परमिएबिलिटी और परमिटिविटी इन दोनों की रेशो का स्क्वायर रूट लें तो जो फैक्टर आता है ना हमारे पास उसे हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब रुकावट होता है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हवा से, खला से या किसी भी जगह में ट्रैवल कर रही है, वहाँ पर मौजूद जितने भी मटीरियल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो इकट्ठी होके कितनी रेजिस्टेंस फराहम करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टॉप करने के लिए, ये वो फैक्टर है। तो ये हमें पता चल गया कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है वो हमारे पास इसके बराबर है। जब इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये 376 के राउंड अबाउट आंसर मिलता है। असल में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 375.78 समथिंग इस तरह से आती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 376 कह देते हैं। तो अब ये देखें म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, हम ऊपर एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं और वो रिजल्ट है ये
एन यूनिट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला नंबर 1 में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो हमने इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैलकुलेट की है वो है म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में देखें 1 ओवर का डिफरेंस है ये फार्मूले में और ये फार्मूले, तो 1 ओवर का डिफरेंस है। तो इस वजह से ये फार्मूला मेरे पास अगर बन के आएगा एन यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, ई नॉट लिखा जाएगा, और नीचे ओवर में क्या लिख दूंगा, नीचे ओवर में हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस लिख देंगे। तो ये मेरे पास फार्मूला नंबर 1 जो है कुछ इस फॉर्म में बन के आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है उसकी सेंस में ये फार्मूला आ जाता है किसका, पॉइंटिंग वेक्टर का। ये चीज़ें हमने जनरल ही रखनी। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी बेसिकली हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। जब इनको हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है एनर्जी डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, उसका आंसर आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, एफएससी में सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और ये वैल्यू हम एफएससी के चैप्टर नंबर 3 के अंदर करते हैं, आर्टिकल नंबर 4 के अंदर। तो ये हम कैलकुलेशन ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, हम यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल वहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब ये एनर्जी डेंसिटी जब हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है टोटल उनकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो उनकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये इसका बेसिक फार्मूला है। तो अब उसके बाद देखें, हमारे पास जैसे ही ये फार्मूला आया, हम यहाँ से 1/2 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास 1/2 कॉमन आ गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, और हम जानते हैं जो बी है वो किसके बराबर है, सी ई ओवर सी के, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर 1 मान लिया जाए तो 1 को ई से मल्टीप्लाई करें और सी से डिवाइड करें, तो हमारे पास ई ओवर सी ये बी के बराबर है। तो ये बी की जगह हमने ई ओवर सी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर भी है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट और ये सी का स्क्वायर। अब आप देखें, हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास सी है वो किसके बराबर है, तो जो हमारे पास सी है वो बेसिकली इक्वल है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर रूट। तो वो वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन के आ जाता है वो यही आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ आंसर जो है इस फॉर्म में आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब ये एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्टोर है, और ये एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी को तवज्जो से देखें तो समझ ये बात आती है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है, मैग्नेटिक फील्ड में भी उतनी ही एनर्जी स्टोर है। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो दोनों की हाफ हाफ आ रही है, यानी हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मौजूद होती है और हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास मौजूद होती है। अब इन दोनों को समराइज़ करें, जैसे ही हम इन दोनों को समराइज़ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये दोनों ऐड होकर 2 हो जाएंगी, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी, वो बेसिकली ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होती है इस स्क्वायर के साथ। अब इसको जनरलाइज करना है तो हमने ई की जगह उसकी जनरल वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ ई नॉट से हरगिज़ मतलब एम्पलीट्यूड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये ई नॉट कोस स्क्वायर के डॉट आर माइनस मेगा टी प्लस पार्शल जो है ये पुट कर देते हैं। अब हमारे पास अगर देखा जाए ये एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट ई नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये सारा फैक्टर। इससे पहले हम पॉइंटिंग वेक्टर की अगर बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है हम देख चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये देखें, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, एन नॉट यानी यूनिट वेक्टर सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। अब अगर देखें आपके पास इस फॉर्मूले में
इसके साथ ज़रा कंपैरिजन करें। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो ये सारा फैक्टर जो है ये वाला, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया एनर्जी डेंसिटी के। तो हम इस 2 वाले फॉर्मूले को कुछ इस अंदाज से फिर लिख लेंगे कि इसकी जगह हम यहाँ पे म्यू या यू लिख देते हैं, तो बाकी ये फार्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया, पॉइंटिंग वेक्टर आ गया एन यूनिट वेक्टर सी और साथ में ये एनर्जी डेंसिटी। ये हमारे पास फाइनल पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला आ गया। और ये जो फार्मूला बेसिकली हमें बता रहा है इन्फॉर्मेशन, ये किसके बारे में बता रहा होता है, ये बता रहा होता है फ्लक्स पर यूनिट टाइम के बारे में, कि कितना फ्लक्स जो है वो गुजर रहा है किसी टाइम के अकॉर्डिंग, यानी किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है किसी टाइम के हिसाब से पास आउट हो रही है। तो यानी डेफिनेशन यहाँ पर अगेन मेंशन हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसके मोमेंटम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका जो मोमेंटम होता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला जो मोमेंटम है ये बराबर है पॉइंटिंग वेक्टर को डिवाइड किया जाता है स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ से ही आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास जो फैक्टर डिवाइड करने वाला है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पूरा दिन पूरी रात जहाँ भी हमें लाइट मिलती है वहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकरा रही होती है, लेकिन उनका मोमेंटम इतना थोड़ा होता है कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो एक पार्टिकल है, क्योंकि ये बेसिक फिनोमिना है कि रेडिएशन कोई भी हो जब वो किसी भी चीज़ से टकराती है तो एज अ पार्टिकल डील करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारी बॉडी से टकराती है तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन उनका मोमेंटम इतना कम है कि हमारी बॉडी में वो मोमेंटम ट्रांसफ़र ना होने के बराबर होता है, जिस वजह से हमें एहसास नहीं होता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। इसलिए हम इनको फिर सिंपली रेडिएशन का ही नाम देते हैं। असल हकीकत क्या है कि ये डुअल नेचर रखती है, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। क्योंकि मोमेंटम थोड़ा है इसलिए ये सिर्फ डील कैसे की जा रही है, यहाँ पर एक रेडिएशन की तरह ही डील की जा रही है। अब पॉइंटिंग वेक्टर अभी हमने कैलकुलेट किया किसके बराबर है, एन यूनिट वेक्टर सी और एनर्जी डेंसिटी। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी का स्क्वायर सी से कट जाएगा, यूनिट वेक्टर एनर्जी डेंसिटी को सी से डिवाइड किया तो देखें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इसकी जो मोमेंटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये उसकी एक और डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब यही सेम बात रिपीट की मैंने कि सी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अब अगर हमें वैसे ही कोई पूछ ले कि बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरफ जा रही है, अगर हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दे और हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पोलराइजेशन का बता दे, तो क्या हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस डायरेक्शन में जा सकती हैं। उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करना है, उसके लिए हमने राइट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करना है। अब राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, फ़र्ज़ किया हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, इस तरफ है जी एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है ऐसे ऊपर को है। अब यहाँ पर ड्रा नहीं किया जा सकता तो मैं इस तरफ को ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ये वाई को मेंशन कर रहा है, ये अंदर को वाई जा रहा है और ये बाहर। हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास जा रही है जिससे वाई की तरफ, तो ये इस तरफ आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो बताएं रेडिएशन जो है वो किस तरफ ट्रैवल कर रही है। तो हमने अपने राइट हैंड को उस डायरेक्शन में करना है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करवाना है, यानी घुमाना उस तरफ है, मोड़ना उस तरफ है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो थंब हमारा उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही होंगी। ये देखें, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ जा रही, क्योंकि वाई डायरेक्शन मेरी तरफ है, ऊपर कैमरे की तरफ है, तो इसको मैं टर्न करूंगा किस तरफ, कैमरे की तरफ। तो ये ऊपर को थंब किस तरफ आ गया, इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन में क्या है, जी। तो ये हमारे पास जी किसको मेंशन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस तरफ प्रोपेगेट हो रही है। तो राइट हैंड रूल यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है इस बात को जज करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दिया जाए कि रेडिएशन जो है वो जा रही हैं जी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, थंब इस तरफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ऐसे करेंगे, इसे उस तरफ घुमाएंगे
जिस तरफ ये टर्न करेगा उस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन, इन तीनों में से कोई भी दो बातें दी गई हों तो तीसरी जो है आप अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग है और वो है इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी क्या है। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है इसका यूनिट बेसिकली इंटेंसिटी वाला ही है, लेकिन यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को एज अ टॉपिक डील करना है अलहदा से, क्योंकि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो डायरेक्ट पावर पर यूनिट एरिया दे रहा है, वहाँ हमने इंटेंसिटी नहीं कहना। इंटेंसिटी कब कहना है, पॉइंटिंग वेक्टर की इंटेंसिटी तब कहेंगे जब हम टाइम एवरेज लेते हैं। तो टाइम एवरेज लेने का मतलब क्या है कि हमने पॉइंटिंग वेक्टर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने ये पॉइंटिंग वेक्टर को एवरेज लेना है, कौन सा, टाइम एवरेज। टाइम एवरेज का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है हमने टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्टिव, और साथ में लिमिट अप्लाई करनी होती है 0 टू कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड वगैरह उसका क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो वो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाती है। अब इंटेंसिटी का फार्मूला ए ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट, और ये सिंबल किसको मेंशन कर रहे हैं, ये टाइम एवरेज को मेंशन कर रहे हैं। अब अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो ये वही फार्मूला हम यहाँ पर दोबारा पुट कर सकते हैं जो हमने इसकी कैलकुलेशन की है, जो फार्मूला नंबर 2 हमने बनाया था ये वाला। अब ये फार्मूला अगर सारे का सारा मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास इंटेंसिटी का ये फार्मूला बन के आ जाएगा। तो ये देखें, ये 2 वाला जो फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को हम सिंपली इसके अंदर पुट करके हम इंटेंसिटी को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कोज का स्केयर है, व्हेन वी टेक टाइम एवरेज देन इंटीग्रेट कोज स्केयर एंड गेट आंसर। हमने क्या करना है, कोज स्केयर जो है उसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्टिव में, और आंसर जो हमारे पास आएगा कोज स्केयर की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर बेसिकली 1/2 आता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। आप रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर 3 एफएससी की जो बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा रिकॉल करें। जब भी स्केयर फंक्शन आता है तो उसे हम सिंगल फंक्शन में बदलते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर यहाँ पे 1/2 आता है, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। तो हम कोस स्केयर की जगह 1/2 पुट कर देते हैं, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। तो इन सब की कांस्टेंट रख के कोस स्केयर की इंटीग्रेशन 1/2 होने की वजह से हमारे पास जो इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा वो सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्केयर आ जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर जो है क्योंकि जनरल किया है तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कोई 1 हम ले सकते हैं या कोई भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी का ये जनरल फार्मूला आ जाता है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी निकल के आती है वो कुछ इसके बराबर आ जाती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन प्रेशर की। अब रेडिएशन प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है बेसिकली उसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लिख सकते हैं 1/A इंटू एफ, और एफ हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, एफ बराबर होता है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम किसके इक्वल है, फोर्स के। तो इस फोर्स की जगह हम ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ जाता है। अब देखिए मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है MC स्क्वायर के। तो हम यहाँ MC के, तो यहाँ पर हम MC पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 1/A और ये आ जाएगा MC डिवाइडेड बाय डेल टी या सिंपल टी। अब हमने क्या करना है, अपनी तरफ से C से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और C से नीचे डिवाइड भी करना है। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा MC स्क्वायर और ये C एज इट इज़ नीचे। अब MC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने एनर्जी को पुट कर दिया, और ये एरिया और टाइम और ये C एनर्जी पर यूनिट एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इतना फैक्टर जो है हमारे पास, ये याद रखना है, ये इंटेंसिटी के बराबर होता है। और ये बेसिकली इंटेंसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास I/C ये क्या आ गया, ये आ गया रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट। अभी हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट की, तो इंटेंसिटी किसके बराबर है, C एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर ओवर 2। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा प्रेशर का वो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, इंटेंसिटी के साथ यूनिट वेक्टर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी आपको पता है विद यूनिट वेक्टर नहीं लिखी जाती, विदाउट यूनिट वेक्टर लिखी जाती है। तो इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं। तो ये हमने प्रेशर जो है इसको कैलकुलेट किया, जिसे हम नाम देते हैं रेडिएशन प्रेशर का। अब हम साथ ही इसके बाद नेक्स्ट बात की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो किसी लीनियर मीडियम से गुजरती हैं, तो उस वक्त कौन कौन सी चेंजिंग जो है हमने वेव फंक्शन के अंदर या डिफरेंट जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें कौन कौन सी चेंजिंग हमने करनी है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं लीनियर मीडियम से गुजरती हैं, तो उस वक्त के जो है हमारे पास जो वेव नंबर को मेंशन करता है वो बराबर है 2π/ε लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट वैक्यूम के लिए है, और k इज इक्वल टू मेगा/c है, k इज इक्वल टू μ/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बराबर है। और ये हमारे पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये उस वक्त है जब वैक्यूम की बात करें। अगर हमारे पास बात आ जाए मीडियम की, तो मीडियम में हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि सिंपल म्यू और एप्सिलॉन पुट करते हैं, क्योंकि मीडियम के लिए जो म्यू है वो बराबर होगा म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट। म्यू आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाती है ये, और ये डाई इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी कहलाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की है, अगर उन सब कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल हो रहा है, आपने सिंपल उनकी जगह पे क्या करना है, म्यू और एप्सिलॉन पुट कर देना है, और ये म्यू और एप्सिलॉन इसके बराबर होते हैं, जिस वजह से हमारे पास रिस्पेक्टिव इक्वेशंस जो हैं वो बन के आ सकती है। तो ये आपने काम जो है लाजमी तौर पे करना है कि जहाँ जहाँ म्यू नॉट है वहाँ वहाँ आपने म्यू और एप्सिलॉन नॉट जो है उसको रिप्लेस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बेसिकली क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने किसी मीडियम से गुजरना है तो मीडियम कितनी इजाज़त देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अपने अंदर से गुजरने की, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो रेडिएशन को गुजरने की कम इजाज़त मिलेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रेडिएशन को गुजरने की ज़्यादा इजाज़त मिलेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होता है, जिसमें पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, जो डेंस होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जिसमें पार्टिकल अपार्ट होते हैं, जिसमें एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिस वजह से वहाँ पर जो स्पीड होती है वो डेंस मीडियम की निस्बत रेयर मीडियम में जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो ज़्यादा होती है। रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम से कम होती चली जाती है। खैर, अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास NC/V के बराबर है। C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पेस, और V है स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम, और ये V की वैल्यू हमेशा C से कम होती है। अब C किसके बराबर है, हम पढ़ चुके हैं 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में है तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में है तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, म्यू और एप्सिलॉन से। तो हमने इनकी जगह सिंपली म्यू और एप्सिलॉन को पुट कर देना है। जब ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में इसको ऐसे लिखने के बाद पुट करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बन के आ जाएगा। म्यू किसके बराबर है, म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट नॉट वाले कट गए तो ये फैक्टर हमारे पास बच गया। यानी हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, वो बेसिकली उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और म्यू आर एप्सिलॉन आर
ये ग्रेटर देन हमेशा 1 होते हैं। या अगर मेजॉरिटी केसेस में बात की जाए मैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परमिएबिलिटी जो है वो हमेशा 1 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर निकल के आ जाएगा। अब ये जितने भी हमने डिस्कशन की है, ये हमने की है अनबाउंडेड मीडियम के लिए, यानी कोई मीडियम था हमारे पास वो बाउंड नहीं था। अगर हम बात करें किसी बाउंडेड मीडियम के लिए तो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन को समझना होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन को समझने के लिए। बाउंड्री कंडीशन बेसिकली यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ये है कि हमारे पास कोई एक मीडियम है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए ये हमारे पास एक मीडियम है और एक यहाँ पर मीडियम है ये वाला जो मीडियम है ये है एयर, और ये मीडियम कोई भी हमारे पास टेबल हो सकता है, कोई वॉल हो सकती है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो जा रही हैं, जैसे ही जाएंगी ये इसके अंदर पेनिट्रेट फर्ज किया कर गई। अब ये रेडिएशन जो यहाँ पर जा रही थी, इस वक्त इसके पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू थी वो एप्सिलॉन 1 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन 2 है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अंदर एंटर होती हैं, आपको पता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मौजूद है। इस वजह से जैसे ही ये इसके अंदर पेनिट्रेट करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कंडीशन बन जाती है। उन कंडीशंस को समझना हमारे पास क्या कहलाता है, बाउंड्री कंडीशन कहलाता है। तो वो बाउंड्री कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इस तरह से यहाँ पर जाके टकराती हैं और टकरा के जब वापस आती हैं तो याद रखना है उनमें 180 का फेज़ डिफरेंस आ जाएगा। 180 का फेज़ डिफरेंस तब आएगा जब टकरा के वापस आएगी, लेकिन जब पेनिट्रेट कर जाएंगी तब 180 का फेज़ डिफरेंस नहीं आएगा। तो टकरा के जब वापस आएंगी तो 180 का फेज़ डिफरेंस किस में आएगा, ये क्वेश्चन मैटर करता है। 180 का फेज़ डिफरेंस आता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। ये डिपेंड करता है ये वाला जो मीडियम है उसकी नेचर के ऊपर। अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करती है तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है बाउंड्री कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेडिएशन एंटर होती हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम के साथ परपेंडिकुलर जाके टकरा रही है, वो इस तरह से कंडीशन को फॉलो करती है। यानी एप्सिलॉन 1 E1 का परपेंडिकुलर, एप्सिलॉन 2 E2 का परपेंडिकुलर। E1 और E2 फर्स्ट और सेकंड मीडियम को मेंशन कर रहा है और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 फर्स्ट और सेकंड मीडियम की परमिटिविटी को मेंशन कर रहा है। तो जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी मीडियम के अंदर जब होती है तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो इनवर्स मैनर में चलता है मीडियम का परमिटिविटी के हिसाब से। यानी मीडियम के पास जो परमिटिविटी है उससे इनवर्स मैनर के साथ डील कर रहा है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। अगर उसकी परमिटिविटी कम है तो वो क्या करेगा जी, हमारे पास उस हिसाब से रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स कर जाता है। इन्वर्स मैनर को इसने फॉलो करना है। यानी वन मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जब वो दूसरे में जाएगा तो उसकी वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी, वो वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में सेम ही चलता है, उसमें किसी किस्म की कंडीशन नहीं पाई जाती। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सेम रहता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होता है वो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन के साथ चल रहा होता है। यानी कुछ इस अंदाज से वो अपने आप को चेंज कर रहा होता है। यानी एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में गया है तो ये आ जाएगा μ0/μ1 इज इक्वल टू μ2। अब देखिए पहले मीडियम के अंदर जो उसका पैरेलल कम्बिनेशन वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, जब वो दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो इसके बराबर होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी।
तो इस हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है, यानी डायरेक्ट मैनर में यहाँ पर आ जाता है। अब जब हम इन 4 इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो 6 बनती है। कैसे? एक ये इक्वेशन फिक्स रहती है, एक ये इक्वेशन फिक्स रहती है, 2 ये हो गई और 2 ये ऑलरेडी नज़र आ रही है, टोटल हो गई 4। लेकिन ये दोनों चेंज हो सकती हैं क्योंकि परमिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बदली जा सकती है। इस वजह से ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों चेंजेबल हो सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 कंडीशन यहाँ से बन जाती है और यहाँ से 2 बन जाती हैं। तो 2 ये और 2 ये, टोटल हो गई 4 और 2 ये इक्वेशंस। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो कितनी बनती हैं जी? टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 6 बनती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन जो है पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में की, मोमेंटम को देखा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा। आई होप आपको ये कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये आपने टॉपिक जो है इसी हिसाब से तैयार करना है। ग्रिफिथ की बुक चैप्टर नंबर 9 जो है उसको भी फॉलो करें, तो ये नोट्स को भी साथ देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प होगी।